नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे यूपी पीसीएस प्री 2019 का पेपर। दो पार्टों में हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। आइए, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको 2 मिनट कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आप है ना, मैं ये जो सीरीज करा रहा हूँ, हमने पहले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर करा लिया है। अब हम यूपी पीसीएस 2019 का पेपर देख रहे हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, या आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, किसी का बीईओ नहीं निकलता, या आरओ या पीसीएस या अन्य स्टेट का एग्ज़ाम, आपको एक काम करना है कि आप जो पैटर्न है, जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि पिछले 2 सालों में लगभग, आप मान लीजिए 2018 से, जनवरी से ही, जितने भी पेपर स्टेट पीसीएस में हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, या यूके ट्रिपल एससी हो, या मध्य प्रदेश पीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम कहीं का भी हो जो उत्तर भारत में होते हैं, उनके लगभग 2 सालों में 2020 तक लगभग 30 पेपर के करीब कंडक्ट करा दिए हैं। आपको क्या करना है, कहीं से भी इनकी आपको सबको पीडीएफ लेनी है। 30 के पेपर आप देखोगे, आप जो भी पेपर दोगे ना, उसमें आपको कोई भी पेपर में 100% में से 100% में कम से कम 30% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्हीं पेपरों से मिलेंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो बहुत कम लोगों पे सोल्व होते हैं, क्योंकि 100% में से जो ये 100 है, उसमें से 30-40% तो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर ही आ जाते हैं। जो ये 30% है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इन पेपरों पर आपको ये नहीं, यहीं पे चैनल पे आपको कहीं पे भी ये मिलते हैं पेपर, आप इन्हें सोल्व करिए। बस वे ऑथेंटिक होने चाहिए, बिल्कुल सही आंसर के साथ। ऐसा होता है कि कोई पेपर होता है, यूट्यूब चैनल पर डलता है, वो क्या करते हैं कि कुछ आंसर बता दिए, कह दिया कि ये मेरा पर्सनल है, इस मेरे अनुसार ये आंसर हो सकता है। पर वो उसे आप नेट पे चेक करिए, या फिर कहीं पे ऑथेंटिक बुकों को पढ़िए, ये पेपर सोल्व करिए। चलिए देखते हैं ना पेपर। हमने 50 तक कर लिए थे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केसी व्हीलर ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। नाम से ही पता चल रहा है, किसानों के सशक्तिकरण के लिए कहा गया है। बाकी सम्मिलित हैं, इसमें देख लीजिए 5 योजना बताई हुई हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कालानुक्रम में लगाना है। इसमें आप पढ़ लीजिए। पहला हो जाएगा महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, 4 हो जाएंगे। इसमें आपको अगर एक भी छोटा सा पॉइंट याद हो तो आप इसे कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो 1957 में लागू हुआ था। तो सबसे लास्ट में आएगा आपका जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान 4 नंबर का। तो देख लीजिए आप ऑप्शन में, सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन सी में ही आपको लास्ट में 4 मिलेगा। उससे पहले ये सभी घटना घट चुकी थी। एक चीज़ और याद हो सकता है क्वेश्चन, कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। आपको पता है जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो कुछ पाकिस्तान कबीलियाई लोगों ने आक्रमण कर दिया था। तो उसके तुरंत बाद ही, 1-2 महीने के बाद ही, ये हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और ये डेट भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हस्ताक्षर हुए थे 16 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद देख लीजिए आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, कथन और कारण से संबंधित है। कथन हो गया आपका, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ये गलत हो जाएगा। इसमें ये सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता नहीं है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट भी डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कारण है इसका, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कथन सही है, कथन गलत है और कारण सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 24 अप्रैल। इससे एक चीज़ और याद रखिएगा आप करंट से, जो 24 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल 2020 को इस साल का जो पंचायती राज दिवस मनाया गया है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने 2 योजना स्टार्ट की हैं। दोनों योजना याद कर लीजिएगा। एक योजना तो है आपकी ई ग्राम स्वराज योजना, ई ग्राम स्वराज योजना, स्वराज योजना। इसमें पंचायतों के सशक्तिकरण की बात की गई है। या आप ऑनलाइन चीज़ें देख सकते हैं अपने ग्राम के पंचायतों के बारे में। और दूसरी योजना है इसमें स्वामित्व योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है।
इसमें आपको क्या करना है, इससे क्वेश्चन 100% आना ही आना है। स्वामित्व योजना से आप इसे पढ़ सकते हैं नेट पे जाके। इसके अलावा मैं बता देता हूँ इसमें होगा क्या। स्वामित्व योजना में आपको इसमें क्या करेंगे कि अभी तक तो जो कृषकों की भूमि है उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। अब इसमें क्या करेंगे, जो गांव की जो आबादी वाली ज़मीन है उसका रिकॉर्ड की बात कही गई है कि किसका मालिकाना हक किसका है, जिससे वो उससे लोन भी ले सके अपनी प्रॉपर्टी पर और उससे उसका रिकॉर्ड भी रखा जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसे आप याद रखिएगा, स्वामित्व योजना। चलिए अगले देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं यहीं पे ही। 24 अप्रैल को तो पंचायती राज दिवस हो गया, आप एक 25 अप्रैल और याद रखिएगा, इसे बनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस, ये याद रखिएगा। इससे पंचायती राज से अगले दिन ही आता है। इसकी थीम भी याद रखिएगा, इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्टेड विद मी। इसमें एक खास बात है इसकी थीम में कि 2019 में भी इसकी थीम यही थी, जीरो मलेरिया स्टार्टेड विद मी। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 43 है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया था तब लगा था कि ये कहाँ से आया है। उनमें पूछा हुआ था कि मनरेगा नीति निर्देशक तत्वों में किस आर्टिकल के तहत रखा जाता है। तो उसका डायरेक्ट वर्णन तो है नहीं, तो लोगों ने सोचा पता नहीं कहाँ से आया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर था आर्टिकल 43। याद रखिएगा, कभी आपसे कोई पूछे कि मनरेगा किस आर्टिकल में है तो आप 43 बताएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, भारत की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रस्तावना से ये तो आपको पता ही होगा, 42वां संविधान संशोधन से इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता। इसके अलावा एक चीज़ इसमें डिस्क्राइब की हुई है, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो ये बेरूवादी मामला था, इसमें इसने इसे संविधान का भिन्न अंग नहीं माना था प्रस्तावना को। और जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था, केशवानंद भारतीवाद में इसमें प्रस्तावना को अंग माना गया था संविधान का। एक चीज़ ये है। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, इससे इसमें 2014 पीसीएस में आई थिंक 14 या 15-16 कोई से भी हो सकता है, उसमें क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो सबने पढ़ा हुआ था कि भारत की प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, पर ऐसा नहीं था, उसका आंसर था यूएस से। अब इसे याद रखिएगा आप। अगर पूछे वो प्रस्तावना का विचार है तो वो तो लिया गया है यूएसए से। और अगर पूछे कि प्रस्तावना प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये प्रस्तावना की भाषा जब पूछेगा तब हो जाएगा इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये आया था तो सबने इसका ऑस्ट्रेलिया लगाया था, जबकि यूएसए इसका आंसर था, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना का विचार, ठीक है। उसके ना बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, राज्य की कार्यपाली शक्ति का विस्तार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मांडेश्वर। एक चीज़ याद रखिएगा, खजुराहो के मंदिर हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं, शैव वैष्णव मतलब हिंदू धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, ये तो उस टाइम अगस्त सितंबर के तूफान चक्रवातों से पूछा हुआ है, अब तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा आप कि भारत में 2020 में आने वाले प्रथम चक्रवात का नाम याद रखिएगा। अभी अभी कुछ दिनों पहले अम्फन नाम का चक्रवात आया था, जो कि पूर्वी घाट के आसपास क्षेत्रों में महसूस करा गया था। इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2020 का पहला चक्रवात है भारत का, अम्फन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ये तो सब करंट से हो गए हैं, ये तो अब नहीं है, अब नई करंट पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 62 भी करंट से ही हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। 63, 64 भी करंट का ही है। क्वेश्चन नंबर 65 भी करंट का ही है। 66 हो गया है, 67 हो गया, 68 सब करंट से है। 69, हाँ 70 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाते हैं। इसमें मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, बेरी, विटामिन B1, थाइमीन इसका नाम है, ये थाइमीन। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें पूछा हुआ है पॉलिश किए हुए चावल से, तो उससे जो होता है बेरी रोग। और एक होता है गोल्डन राइस, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से विकसित किया गया था। इससे इसमें जो गोल्डन राइस है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, विटामिन ए। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पॉलिश किए हुए चावल में पूछे तो उससे वो होगा बेरी बेरी B1। और गोल्डन राइस जो कि जेनेटिक इंजीनियर से बनाया गया था उसमें होता है विटामिन ए। एक याद रखना चाहिए तो रख लीजिएगा, गोल्डन राइस जो बनाया था उसमें पीटर बेयर नाम के व्यक्ति थे, पीटर बेयर, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, विटामिन B2 कोड यकृत तेल, क्योंकि यकृत तेल का विटामिन ए और डी से संबंधित है। ए में ज़्यादा होता है, डी में थोड़ा कम होता है, पर ए और डी है, बी से इसका कोई संबंधित नहीं है। इसी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका PCS में पूछा हुआ है, आई थिंक मध्य प्रदेश या अन्य PCS में, मुझे याद नहीं है, पर ये पूछा गया था कि गेहूं अंकुरित होते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो ये आप याद रखिएगा, विटामिन ई होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कथन कारण दिए हुए हैं, इसमें देख लीजिए आप कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये सही बात है। और उसके बाद कारण देख लीजिए, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ये गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ए सही है किंतु और गलत है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चनों में, कभी भी वो अगर केवल की बात करे, ये जो केवल है ना, केवल या फिर ये सबसे अधिक या सबसे अनिवार्य, तो उसके चांसेस कम रहते हैं सही होने के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमेशा ही वो गलत होगा, पर अगर केवल की बात कर दी है ना तो वो क्वेश्चन वो कारण हमेशा गलत रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद देखिए आगे एक चीज़ और देख लीजिएगा, देखिए जो बायोलॉजी है इसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा भी। क्वेश्चन नंबर 70 ये भी आपका विटामिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 ये भी आपका विटामिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 ये भी आपका विटामिन से संबंधित है। तो आप ये याद रखिए, देखो 3 क्वेश्चन लगातार पूछे हैं विटामिन से, तो इसलिए बायोलॉजी में आप 2 टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा, एक तो विटामिन और प्रोटीन दोनों आ जाते हैं इसमें, प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है, और एक दूसरा है आपका पाचन तंत्र। इन 2 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मानव स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, तो इसलिए। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए ये देखा बताया हुआ है, ये इसमें देख लीजिएगा, इनके नाम दिए हुए हैं B2 B1 B3, इंपॉर्टेंट है, ये आप सब देख लीजिएगा रोक के पॉज करके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73, इसमें ये मिलाने के लिए पूछा हुआ है, ये मैं बता देता हूँ आपको। जो कैवलोर है वो आपका संश्लेषित रेशा है, टेक जिंक फास्फाइड रोडेंसुनासी हो गया, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक हो गया, और टेक्सोल कैंसर रोधी हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नीचे दिए हुए हैं। इसमें एक 2 चीज़ याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं पूछी हुई है। एक तो इसमें आप याद रखिएगा जो ये जिंक फास्फाइड है, ये रोडेंटुनासी का मतलब है जो चूहे मारने की दवाई होती है उसमें ये यूज़ होता है जिंक फास्फाइड, एक तो ये याद रखिए। और दूसरा ये याद रखना है, ये नाइट्रोसेलुलोज और एक नाइट्रोग्लिसरीन करके बोलते जाते हैं, ग्लिसरीन। तो हम क्या सोचते हैं कि ग्लिसरीन मानव जीवन में भी यूज़ होती है, तो हम सोचते हैं कि ये विस्फोटक नहीं होगी, पर नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज दोनों विस्फोटक हैं। ये तो कम पूछा जाता है, पर ये नाइट्रोग्लिसरीन का तो कम से कम 10-20 बार का क्वेश्चन आया ही हुआ है, क्योंकि अधिकतम बच्चे से गलत करते हैं। ग्लिसरीन सोच के सोचते हैं कि विस्फोटक नहीं है, पर नाइट्रोग्लिसरीन का संबंध विस्फोटक से है। जैसे आप TNT बनता है, TNG बनता है, ये सब इनमें यही चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद देख लिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ, इस परिघटना को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये उदरपातन। उदरपातन ये होता है कि जैसे कोई ठोस है तो वो सीधे द्रव में ना बदले बिना सीधे भाप में बदल जाती है, उसी को ये कहते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कपूर, नेफ्थलीन, एक शुष्क उसे भी कहते हैं शुष्क बर्फ को भी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये पूर्णांतिक परावर्तन। ओके, थैंक यू दोस्तों, अब देखते हैं अगले पार्ट में हम इसे देखेंगे। अगर कोई आपके सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।